एंग्रो केमिकल्स और हुकूमत सिंध के माबैन हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है थर के ब्लॉक 2 में एक पावर प्लांट लगाने के लिए। यह पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली पैदा करेगा, इस पावर प्लांट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनने में कितने साल लगेंगे और जब यह पावर प्लांट लॉन्च हो जाएगा उससे लेके इसकी तकमील तक कितना अरसा दरकार होगा, इन सवालों के जवाब पूछने होंगे एंग्रो केमिकल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खालिद मंसूर से। वन फाइल की टीम पहुंची है क्लिफ्टन के साहिल पे वाक़े एक कसीरुल मंजिला इमारत में एंग्रो केमिकल्स के ऑफिस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मकामी कंपनी थर कोल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है खालिद मंसूर साहब की कमान में। थर के जो कोल रिजर्व्स हैं इसमें यू आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो क्या पैरामीटर्स क्या हैं उसके? देखें जी, ये जो डिटेल ऑफ पार्टनरशिप है ये थर के सिर्फ एक ब्लॉक के लिए है विच इज़ कॉल्ड ब्लॉक 2। ठीक है, तो ये एक अपनी नौयत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर होगा। इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉस्ट आप अगर हमने एक माइन तैयार करनी है जिससे हम कुछ 6.5 लाख टन पर एनम कोयला वहाँ से निकालेंगे, तो इसके अभी रफ एंड डर्टी एस्टीमेट $1 बिलियन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ओनली द माइनिंग पार्ट। 1000 मेगावाट का पावर जनरेशन प्लांट लगाना है तो उसकी फ़िलहाल रफ एस्टीमेट है क्योंकि तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ होगी। तो माइनिंग 6.5 मिलियन टन एंड 1000 मेगावाट पावर जनरेशन प्लांट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट $3 बिलियन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद फॉर 1000 मेगावाट, यस ये मुझे थोड़ा जी देखें ना, जो माइनिंग प्रोजेक्ट है उस पर $1 बिलियन लगेगा, फिर जो 1000 मेगावाट पावर जनरेशन प्लांट है उस पर $2 बिलियन लगेगा। उस पर कितना वक्त दरकार होगा उसकी जरा तफसील बताइए। इस वक्त जो हमारा एस्टीमेट है कि इसको डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पहले तो आपने एक इसकी डिटेल फिजिबिलिटी करनी है और उसके बाद जब फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई तो वो एक बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी है। तो जो एंग्रो का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको हम मद्देनज़र रखें कि अगर हम फोकस तरीके से इस फिजिबिलिटी स्टडी को लॉन्च करें और पैरेलल के अंदर तीनों फ्रंट्स के ऊपर काम हो विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एंड पावर जनरेशन, और साथ के अंदर जो इसकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसकी अरेंजमेंट पे भी पैरेलल के अंदर काम हो, तो हमारा एस्टीमेट ये है कि इसमें कम से कम 2.5 से 3 साल का अरसा दरकार है कि जब आपने फिजिबिलिटी स्टडी को कंफर्म कर दिया उसके बाद ये एग्जीक्यूशन में जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने पूरे के पूरे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हर चीज़ निगोशिएट हो गई है और उसके बाद फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को गो हेड दिया कि अब आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन में ले जाएं। इस वक्त की जो असेसमेंट है कि उसमें 4 साल मज़ीद दरकार होंगे। तवानाई की बतदरीज बढ़ती जरूरियात के पेश नजर पूरी दुनिया में कोयला ब्लैक गोल्ड की हैसियत इख्तियार कर चुका है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कोयला तवानाई का अहम जरिया था। सुई गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद मुल्क में तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा इसी से पूरा किया जाने लगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक थर में कोयले के ज़खायर का शुमार दुनिया के 5 बड़े ज़खायर में होता है। 175 अरब टन कोयले के ये ज़खायर मुल्क में पाए जाने वाले कोयले के कुल ज़खायर का 94% है। ये ज़खायर सऊदी अरब और ईरान में तेल की मजमूई पैदावार से ज्यादा मख्फी तवानाई रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक थर में कोयले के ज़खायर की मालियत $8 खरब लगाई गई है। ज़राए के मुताबिक इन ज़खायर को अगर तवानाई में तब्दील किया जाए तो इनकी मालियत $25 खरब तक जा पहुँचती है। इन ज़खायर से 300 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया में 40% बिजली कोयले से पैदा की जा रही है। कोयले की पैदावार और खपत के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो अपनी 78% तवानाई की जरूरियात कोयले से पूरी कर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क अमेरिका है जो अपनी तवानाई का 60% कोयले से हासिल कर रहा है। भारत की कुल तवानाई की कुल पैदावार में 53% हिस्सा कोयले का है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में बिजली की पैदावार की गर्ज से इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का बड़ा हिस्सा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के इन्हीं ज़खायर से हासिल किया जाता है जो अर्जियाती सतह पर थर के इन्हीं ज़खायर से जुड़े हुए हैं। कोयले के ज़खायर से मालामाल पाकिस्तान अपनी कुल तवानाई का सिर्फ 5% कोयले से हासिल करता है। थर के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद प्रोजेक्ट में गैर मामूली ताखीर एक गैर मामूली मामला है। कितने ही प्रोजेक्ट शुरू हुए और देखते ही देखते बंद हो गए। क्या ये तारीख एक बार फिर दोहराई जा सकती है? थर कोल के मौजू के हवाले से ये कहना गलत ना होगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से और तारीख के किसी भी दौर में बेहिसी, मुजरिमाना गफलत और मफाद परस्ती के तमाम वाक़यात की शायद ये बदतरीन मिसाल हो।
عثمان امین الدین پرویز مشرف کے خالص دور حکومت یعنی 1999 سے لے کے 2002 تک پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وزیر تھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی وزارت کے دوران تھر کے صحرا کی کوئی آواز ان تک پہنچی؟ پہلی دفعہ یہ پروجیکٹ جب فوکس میں آیا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں تھا، جب یہ اگریمنٹ سائن ہوئی گارڈن وو کے ساتھ. ویریس وجوہات تھیں، وہ پروجیکٹ آگے نہیں چلا، پھر یہ چلا گیا آن دا شیلف. دوسری مرتبہ یہ فوکس میں آیا مشرف کی پہلی حکومت میں. چائنا کی شینوا گروپ کو بلاک ایوارڈ ہوا، انہوں نے قریباً $24 ملین اس پہ خرچہ، ساری انویسٹیگیشن ہوئی اور 3000 میگا واٹ کا پلانٹ یہاں کنسیو ہوا. ٹیرف کا جھگڑا شروع ہو گیا. ٹیرف اس وقت چائنیز مانگ رہے تھے 5.85 سینٹس اور حکومت پاکستان آفر کر رہی تھی 5.25 سینٹس. آج یہ بات کرتے ہیں 15, 16, 17 سینٹ کی. اس وقت انہوں نے یہ نہیں کیا. ایونچولی چائنیز گروپ نے اپنا کام بند کیا اور وہ چلے گئے. ان کے بعد حکومت نے بہت کوشش کی کہ وہ واپس آئیں، وہ واپس نہیں آئے. پچھلے 8 سال سے کبھی یہ تھر کول ڈیولپمنٹ کمپنی بناتے ہیں، کبھی توڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. ابھی تک پوزیشن اس کی وہی ہے جو پہلے تھی. کانسٹیٹیوشن کے نیچے منرل رائٹس پروونسز کو دیے گئے ہیں. پروونسز کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، فیڈرل گورنمنٹ ان کی مدد کریں. جب آپ پرنسپل رول لیتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کا ریزسٹنس ہوتا ہے. ہمارے دور میں ہم نے اس کو ریلائز کیا. اس وقت آپ کو یاد ہے کہ اس کی تھر کول ڈیولپمنٹ ٹاسک فورس بنی جس میں صدر چیئرمین تھے، میں بحیثیت منسٹر وائس چیئرمین تھا اور ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. لیڈ رول ہم نے لینے کی کوشش نہیں کی اور یہ پروجیکٹ فوکس میں آ گیا. اس وقت اگر یہ ٹیرف کا جھگڑا نہیں ڈالتے تو یہ آج پروجیکٹ 3000 میگا واٹ کا لگا ہوتا اور یہ لگتا جا کے 5.25 5.85 سینٹس کے اوپر.